नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 लेकर के हम आपके सामने हैं। इसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 आपको पढ़ाया था। आज के एमसीक्यू सेशन में हम 19 सवाल आपसे पूछेंगे। 19 सवाल के साथ जो बच्चे हमारे साथ पीएससी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए आज हमारा सवाल हार्ट बीट पर होगा। हार्ट बीट पर कैसे वो अपना उत्तर लिखें ये हम समझाएंगे। वनडे एग्जाम के लिए, पीएनएसटी के लिए, नीट के लिए हम जो 19 सवाल लाए हैं उन सवालों का थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका पूरा डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में हार्ट की संरचना, हार्ट कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम आपको समझा चुके हैं। आज एक ओवरव्यू सेशन शुरू होने के पहले हम आपको देंगे और इस ओवरव्यू में हार्ट के बारे में फिर से एक बार आपको बताएंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। और आज हमारी नज़र या फोकस जो है वो हार्ट बीट पर होगा। कंप्लीट रूप से हार्ट बीट की थ्योरी आज आपको समझाएंगे। ओवरव्यू करें इसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 का एक ओवरव्यू ये रहा आपके सामने। ये है हार्ट। यहां से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, ये जो कार्डियोग्राम आपको दिख रहा है, यही एक हार्ट की हार्ट बीट कहलाती है। इसको विस्तार से हम आगे लिख करके आपको समझाएंगे। एक बार हमारा हृदय जो है सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। जो सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है अंग्रेजी में उसको सिस्टोल कहते हैं और जो फैलने की प्रक्रिया होती है वो डायस्टोल कहलाती है। यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिए, सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। याद रखिएगा, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब फैलना। फैलने का मतलब वो हार्ट जो है अपने अंदर एक स्पेस दे, फैल जाए। और जब कोई चीज फैलेगी तो ध्यान से यदि आप देख रहे हो तो इसमें तीर के निशान को हमने अंदर की तरफ मोड़ा है। यानी जो भी बाहरी तरल पदार्थ है वो बाहरी तरल पदार्थ हार्ट के अंदर जाएगा। और सिस्टोलिक प्रक्रिया में आप देख रहे हैं हार्ट पर एक दबाव है, ये ओरिजिनल इसकी पोजीशन है और हार्ट पर एक दबाव पड़ता है और जो इसका तरल पदार्थ है ये बाहर की तरफ जाता है। ये फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है, सिस्टोल और डायस्टोल, यही दोनों को मिला दिया जाए तो यही कहलाती है धड़कन, जिसको आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे। इसी को हार्ट का धक धक करना भी कहते हैं। इसके बारे में आप अच्छे जानकार होंगे। सिस्टोलिक फेज में हमने अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिखा है, इन सिस्टोलिक फेज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड प्रेशर राइजेस। जब किसी चीज को आप दबाओगे, मान लो एक गुब्बारे में पानी भरा है और पानी गुब्बारे को आप दबाते हो तो पानी पर दबाव बढ़ता है और जब दबाव ये बढ़ा यानी ब्लड प्रेशर राइजेस, रक्त का दबाव बढ़ा, अब ब्लड मूव्स आउट अलोंग द वेस और ये खून जो है बाहर नालियों की तरफ चला जाता है। डायस्टोल में क्या होता है, इन द डायस्टोलिक फेज द हार्ट रिलैक्स, हार्ट फैलता है और ब्लड प्रेशर फॉल्स, और ब्लड प्रेशर जो होता है यानी रक्त का दबाव घटता है। आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर
जो मशीन चलाते हैं या डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर नापता है तो एक बार बोलता है 120, एक बार बोलता है 80। 120 का मतलब चढ़ गया ब्लड, दबाव बना और ब्लड जो है बाहर की तरफ भागा। 80 जब बोलता है तो उसका मतलब हुआ कि ब्लड प्रेशर घटा, यानी हार्ट आपका फैला। तो ब्लड प्रेशर पर आगे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। कुल मिलाकर के हार्ट का धड़कना यहां से आप समझिएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एक चित्र हमने और शामिल किया है डायस्टोल और सिस्टोल का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हार्ट 2 मंजिला इमारत है, प्रत्येक मंजिल में 2 कमरे हैं। सबसे ऊपर वाले जो कमरे हैं वो अपेक्षाकृत नीचे वाले कमरों की तुलना में छोटे हैं। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। अब ये फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया सबकी एक साथ है। अब देखिए यहां पर डायस्टोल की कंडीशन में तीर के निशान को हमने अंदर की तरफ, कैसे हार्ट के अंदर फंक्शन होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों की कार्यवाही होती है। कितनी मशीनरी भगवान ने बहुत बढ़िया से फिट की, ऐसा तो मनुष्य भी नहीं कर सकता, बना भी नहीं सकता। यहां देखिए जब ये फैला तो एक तरफ अशुद्ध रक्त नीला वाला, देखिए नीला वाला अशुद्ध रक्त आ रहा है। और आप जानते हैं कि जो इसका राइट वाला हिस्सा है ये अशुद्ध का या इम्प्योर का स्टोर करता है, और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है ये लेफ्ट वाला है, ये शुद्ध का परिवहन करता है। जैसे ये फैला यानी डायस्टोल हुआ तो हार्ट में एक हिस्से में यानी 2 कमरों में, ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल में शुद्ध रक्त आता है और एक मंजिल में अशुद्ध रक्त आता है। राइट वाले हिस्से में अशुद्ध और लेफ्ट वाले हिस्से में शुद्ध आता है। अब देखिए सिस्टोल की तरफ चलते हैं। जैसे ही सिस्टोल की कंडीशन हुई यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाया गया, हार्ट को दबाया गया, और जैसे ही हार्ट दबा, देखिए रास्ते कैसे परिवर्तित होते हैं। यहां पर हमने वाल्व की चर्चा की थी। वाल्व को भी इसके पहले वीडियो में बताया था कि मनुष्य के हृदय में कुल मिलाकर के 4 वाल्व होते हैं, जानवरों में 6 वाल्व होते हैं। 4 वाल्व ये जो आपको दिख रहे हैं ये 1 वे डायरेक्शन में, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व 1 वे डायरेक्शन में ब्लड को जाने और आने देते हैं। इधर रास्ता बंद तो ब्लड हुआ मजबूर, चला गया इधर। अब ये कहां जाता है, अशुद्ध रक्त है तो शुद्ध होने के लिए जाएगा यानी लंग्स में चला जाएगा, और जो शुद्ध वाला हिस्सा है ये शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई के लिए चला जाएगा। शुद्ध सप्लाई के लिए एओर्टा, अशुद्ध को ले जाने वाली रचना पल्मोनरी आर्टरी होगी बच्चों कि पल्मोनरी वेन। यहां पर एक अपवाद बताया था, जो अशुद्ध को ढोती है वो कहलाती है पल्मोनरी धमनी। याद कर लीजिएगा, अक्सर इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर सवाल पूछे जाते हैं। बहुत मजेदार संरचना है हार्ट की। एक बार यदि आपने ईमानदारी से समझ लिया तो ये चैम्बर जितना कठिन आपको दिखता है बहुत ही सरल है। तो डायस्टोल और सिस्टोल के लिए ये भी चित्र बनाया। अब सीधा ये हृदय काम कैसे करता है या हार्ट बीट क्या कहलाती है, कितनी हार्ट बीट होती है, जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सबको हम टू द पॉइंट करके आपको समझा देते हैं, लिख देते हैं। अब पहले पॉइंट में जो हम लिखने जा रहे हैं ये पीएनएसटी में सवाल पूछा गया पहले पॉइंट में। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं वो ऐसा ही नोट्स अभी से अपनी तैयारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर लें। पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि एक संकुचन संकुचन का मतलब उधर अंग्रेजी में बताया था। एक बार सिकुड़ने का मतलब सिस्टो। एक संकुचन तथा एक अनुशिथिलन और जिसको अंग्रेजी में डायस्टोल है। डायस्टोल का मतलब फैलना, मिलकर
हार्ट बीट का निर्माण, हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। समझ गया? आपसे कोई पूछे कि एक हार्ट बीट बराबर क्या, तो गणित के फार्मूले पर लिखिएगा एक हार्ट बीट इज इक्वल टू डायस्टोल, 1 डायस्टोल प्लस 1 सिस्टोल। ऐसा ही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा कि 1 हार्ट बीट, एक बार हृदय धड़कने का मतलब ये बार ये नहीं धड़का कि दब गया काम खत्म, नहीं, दबा और फैला, दोनों को मिला दोगे तभी एक धड़कन कहलाएगी। समझ गए होगे आप हमारी बात? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल एमपीएसआई ने पूछा, उसको हमने टू द पॉइंट किया। और जो पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे हैं उनके लिए एक सवाल है आज कि वर्किंग ऑफ हार्ट या हृदय की क्रिया विधि पर 200 शब्द लिखिए। आपको सवाल दे रहे हैं, जो पीएससी के मेंस के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लिखें वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की क्रिया विधि पर 200 शब्द लिखिए और लिख करके आप हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसको जांचेंगे। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं सामान्य स्वस्थ मनुष्य, सामान्य मनुष्य का हृदय का हार्ट 1 मिनट में 70 से 75 बार, ध्यान रखना 70 से 75 बार धड़कता है, बीट करता है 70 से 75 बार। लेकिन एमपीएसआई ने पूछा था कि औसतन इसका स्पंदन या हार्ट बीट कितनी होगी, तो औसतन लिखे रहना, औसतन इसकी 72 बीट पर मिनट है। औसत निकालोगे 70 और 75 के बीच का तो 72 बीट पर मिनट आएगी। क्या सभी जंतुओं में, एक सवाल पूछा गया एमपीएससी में, क्या सभी जंतुओं में हार्ट बीट एक ही होती है? आज आपके सामने भी सवाल हम रख रहे हैं, क्या जितने जंतु हैं क्या सभी में एक जैसी होती है? 72 ही चलता है। आपने देखा होगा हर जंतु अलग अलग ढंग से सांस लेता है। यहां लिखिएगा तीसरे पॉइंट में कि सभी जंतुओं में धड़कने की दर अलग अलग होती है। अलग अलग होती है माने सबकी अलग अलग है। हार्ट बीट ऐसा नहीं है कि आपकी 72 है और गाय मिल जाए तो गाय को भी कह दीजिए 72 होगी, हाथी मिल जाए हाथी की भी कह देंगे 72 होती है। यहां स्पष्ट लिख रहे हैं, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि हाथी के हार्ट बीट में और आपके हार्ट बीट में अंतर क्या है, लिखे दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। बड़े आकार के जंतुओं में, बड़े आकार के जंतुओं में हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट वो धीमी होती है, स्लो होती है। जबकि छोटे आकार में, तेज होती है। जितना छोटा जंतु होगा हार्ट की बीट उतनी ही ज्यादा होगी। ये तथ्यात्मक पॉइंट को पढ़े रहना, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर तथ्यात्मक सवाल ही पूछते हैं। एक सवाल पूछा गया नीट में कि ये हार्ट बीट की शुरुआत कहां से होती है, चौथा पॉइंट लिखे देते हैं, क्या पता है आपको? तो लिखिएगा कि हार्ट बीट
और इसके पहले वाले वीडियो में चित्र पर समझाया था। हार्ट बीट साइनो आरिकुलर नोड या SA नोड, चित्र दिखाया था। SA नोड से चलने वाली स्वचालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने से चलाओ। कोई बच्चा है जो अपने से हार्ट को चला रहा हो, पता लगा जब उसकी मन हो, इच्छा हो तो हार्ट को चलाए, जब उसकी इच्छा ना हो ना चलाए, ऐसा नहीं होता। ये प्रभु ने, भगवान ने ऐसे नोट को दे दिया, चलो अपनी मर्जी से, अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम हार्ट को चलाना। ऐसे नोट जो होती है स्वचालित, ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ये खुद चलते हैं। तो हार्ट बीट को ऐसे नोट, साइनो आरिकुलर नोट चलाता है। बोले ऐसे नोट का कंट्रोल कहां से होता है? PNST में सवाल पूछा गया, पचमक में। ऐसे नोट बताइए, यदि आपको पता है तो ऐसे नोट को कहां से कंट्रोल करते हैं? एक सवाल PNST में पूछा था, बिल्कुल सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं। ऐसे नोट को रोहोम्बेनसेफेलन इससे आप डरिए नहीं। रोहोम्बेनसेफेलन, इसको अंग्रेजी में पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से, और हाइंड ब्रेन में एक स्पेशल पार्ट होता है, उसका नाम पता है आपको? साइनो आरिकुलर नोड रोहोम्बेनसेफेलन या हाइंड ब्रेन के कार्डियक सेंटर द्वारा कंट्रोल होता है। कार्डियक सेंटर द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस पॉइंट में, इस पन्ने में हमने 5 प्रमुख सवालों को पकड़ा है। जो 11th 12th के वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक इसी तरह के नोट्स बनाए। PSC वाले जो बच्चे हैं वो इन सवालों को, जो 200 शब्दों की सीमा है, उसके आधार पर अपने उत्तर को तय करें कि एक संकुचन, एक डायस्टोल मिलकर के हार्ट बीट बनाएंगे। सामान्य मनुष्य 72 बार बीट करेगा। सामान्य जंतुओं के धड़कने की दर अलग अलग होती है। छोटा जंतु होगा तो हार्ट बीट तेज होगी, बड़ा जंतु होगा हार्ट बीट धीमी होगी। हार्ट बीट ऐसे नोड से चलने वाली ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, और यह ऐसे नोड रोहोम्बेनसेफेलन यानी हाइंड ब्रेन के कार्डियक सेंटर के द्वारा कंट्रोल होती है। 6वें पॉइंट पर PNST और नीट दोनों ने यह सवाल पूछा कि हृदय की धड़कन को कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं? आइए उत्तर उसका लिखते हैं। हार्ट बीट को एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एड्रीनलिन कहाँ है? किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड है, वहां से बनता है। थायरॉक्सिन कहाँ है? गले वाली है। दोनों को याद रखिएगा, हार्ट बीट को एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल कैसे करते हैं? ये मैकेनिज्म UPSC ने पूछा है, सीधा UPSC का ये सवाल, जिसका उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। ब्लड में उपस्थित, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के pH को
पीएच माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई, तो घुलने से क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन कम मिली, और वो ज्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए हार्ट जल्दी जल्दी फैलेगा, जल्दी जल्दी सिकुड़ेगा। तो ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम करती है, कम करती है। और हृदय की गति, जैसे ही पीएच घटा तो हार्ट की बीट, बताओ बताओ, तो हार्ट की बीट बढ़ जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी ने पूछा है, और ये थ्योरेटिकल सवाल अक्सर यूपीएससी में आते हैं। हार्ट बीट को एड्रेनालिन थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल किया, ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच को घटाया, और जैसे ही घटा हार्ट की बीट बढ़ी। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 7वां पॉइंट, हो सकता है ये सवाल पूछा जाए कि एसिडिटी यानी अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता यानी बेसिसिटी, अम्लीयता और क्षारीयता क्रमशः हृदय की गति को, एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एसिडिटी एवं क्षारीयता क्रमशः हार्ट बीट को अधिकतम और न्यूनतम करती है, ये 7वां पॉइंट याद रखें। अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्शन हो गया, ये प्रक्रिया हो गई। 8वें में जब ये सिकुड़ा और जब फैला, तो पहले फैलने की बात कर लें कि जब ये फैलता है तो कहां से ब्लड कलेक्ट होकर के आता है। इस पर भी सवाल पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में पूछा गया सवाल, उसका जवाब ये रहा। शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली वेन्स, आने वाली सिराएं, आने वाली सिराएं यानी वेन्स, दो बृहद सिराओं का, दो बड़ी बड़ी सिराएं बनाते हैं। सारी वेन्स इकट्ठी होती हैं, दो बड़ी सिराएं बनाती हैं, एक शरीर के पिछले भाग के लिए, एक शरीर के अगले भाग के लिए। आने वाली सिराएं दो बड़ी सिराएं बनाती हैं, बड़ी सिराएं बनाती हैं, जिन्हें क्रमशः सुपीरियर वेना केवा, जिन्हें क्रमशः सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ये सरल सी बात है, ये चित्र जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा चित्र हम आपको दिखा दें, ये देखें, देख रहे हैं, ये वेना केवा शरीर के पिछले भाग से है और ये वेना केवा शरीर के अगले भाग से। शरीर के जितनी भी सिराएं हैं सारी की सारी इकट्ठी होती हैं, जो ऊपर से लाएगी शुद्ध ब्लड उसको एंटीरियर वेना केवा, जो शरीर के पिछले भाग से लाएगी उसको इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों सिराएं अलग अलग छेद के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के आर्किल में छोड़ती है। चित्र में देख लो, ये देखो, इसका अलग छेद है, ये देखो यहां अलग छेद दिख रहा, इसका छेद देखो, ये अलग छेद दिख रहा। तो दोनों वेना केवा अलग अलग छिद्रों के द्वारा यहां पर आकर के राइट आर्किल, याद रखना, राइट आर्किल या दाहिने अलिंद में छोड़ते हैं।
यही बात हम लिखना चाह रहे हैं। दोनों वेना केवा अलग अलग छिद्रों द्वारा अशुद्ध रक्त राइट आर्किल में डालती है। अब आपके समझ में आ गया, जैसा चित्र में दिख रहा बिल्कुल सेम वही लिख। अब जरा चित्र फिर देखो। अब यदि मान लो ये एरिया सिकुड़ गई, तो ये एरिया जब सिकुड़ेगी तो ब्लड कहां भागेगा? नीचे की तरफ, जैसा हमने तीर का निशान बनाया है। और याद करो इसके पहले वीडियो में यहां किस प्रकार का बाल्ब लगाया था, यदि आपको याद आता होगा तो ये ट्राइकस्पिड बाल्ब था। ट्राइकस्पिड बाल्ब जो है इसको ब्लड को तो जाने देगा पर वापसी नहीं होने देगा। लिख देते हैं ये बात। जब राइट आर्किल सिकुड़ता है तो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व को, ट्राइकस्पिड है कि बाइकस्पिड, याद कर लो, जो भी वाल्व हो, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, हम लिखे देते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करता हुआ किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। चलिए, एक रास्ता तो यह होगा। अब ठीक इसके बाद 11वें पॉइंट में राइट वेंट्रिकल में संकुचन होगा। अब ये देखो, अब ये सिकुड़ेगा, तब ये सिकुड़ेगा तो ये वाले वाल्व जो है बंद हो जाएंगे, यानी ब्लड की सप्लाई इधर नहीं होगी। और जब इधर नहीं होगी तो इस तीर के निशान को पकड़ना कि यहां सिकुड़ेगा, राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी को पकड़ता हुआ फेफड़ों की ओर चला जाएगा। बस ये लिखना है। इसके ठीक बाद 11वां पॉइंट, इसके ठीक बाद कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड, कौन सी धमनी है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है? पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को लंग्स में पहुंचाती है। बस जैसा चित्र है वैसे पढ़ ले। अब क्या होगा अगली प्रक्रिया में? अब अगली प्रक्रिया में हमारे पास शुद्ध ब्लड हो गया। अब ये शुद्ध ब्लड जितना इधर दिखाए थे, अब इसी की वापसी कर लेते हैं। अब वापसी कैसे करेंगे? वापसी करने के लिए जब ये शुद्ध हो गया तो अगला पॉइंट लिख रहे हैं, अब इधर एक बार इधर सिकोड़ा अशुद्ध रक्त के लिए, अब इधर सिकोड़ते हैं। अब आइए, कौन सा पॉइंट होगा? 12वां पॉइंट। 12वें पॉइंट में लिख रहे हैं कि लंग्स ब्लड को पल्मोनरी वेन द्वारा
अब लंग्स ब्लड को, अब ब्लड कैसा है, अब तो शुद्ध हो गया, शुद्ध ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां छोड़ेगा, लेफ्ट आर्किल में छोड़ता है। ठीक है, अब लेफ्ट आर्किल में आ गया। अब लेफ्ट आर्किल से याद करो ये वाला चित्र, अब लेफ्ट आर्किल के पास जब ये आया, ये देखो लेफ्ट आर्किल में आया, तो यहां एक वाल्व होता है, इसके पहले वाले बार में हमने आपको सिखाया था। ये जो वाल्व होता है ये मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है। अब वाल्व से पार होगा और हार्ट के निचले हिस्से में चला जाएगा। तो लिख लो, ब्लड याद करना, अब शुद्ध हो चुका है, शुद्ध मिट्रल वाल्व को पार करता हुआ राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक, अब वेंट्रिकल के सिकुड़ने की बारी है। अब जब इस चित्र को ध्यान से देखो कि जब ये चित्र में ये वाली एरिया सिकुड़ेगी तो ये बल्ब भी साफ बंद हो जाएगा। तो इसकी मजबूरी है कि अब ये महाधमनी में, ये मोटी वाली में चला जाए, यानी एओर्टा में चला जाए। और एओर्टा में जब जाएगा तो शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा और सप्लाई जो है पूरी हो जाएगी। शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध ब्लड का सप्लाई हो जाएगी। जब अशुद्ध हो जाएगा तो फिर से वापसी हो जाएगी और फिर से वापसी होकर के यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो इस वाले चित्र को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ब्लड शुद्ध मिट्रल वाल्व को पार करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और 14वें पॉइंट में लिख देते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड एओर्टा से होता हुआ बॉडी में चला जाता है। अब वो जब बॉडी में चला गया, कैसा ब्लड चला गया, शुद्ध वाला चला गया, तो शुद्ध ब्लड की सप्लाई होगी। अब शुद्ध ब्लड चला गया तो पूरी प्रक्रिया होगी। अब फिर अशुद्ध होगा तो वही वाली प्रक्रिया जो पहली दूसरी वाली प्रक्रिया है वो फिर से वापस होगी। तो ये ब्लड के सप्लाई का एक सिस्टमेटिक व्यू आपके सामने। एक बात और बता दें कि जो एओर्टा होता है, इस पर भी सवाल पीएनएसटी ने पूछा है कि जो एओर्टा होता है, एओर्टा यानी महाधमनी, एओर्टा के माउथ पर भी बाल्ब पाए जाते हैं, बाल्ब पाए जाते हैं। अब मान लो धमनी को ब्लड सप्लाई चली गई, अब महाधमनी से फिर से वेंट्रिकल में ब्लड ना लौटे, इसके लिए भी बाल्ब पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, वहां कह देना कि नहीं वहां बाल्ब नहीं होते, ऐसा नहीं है, बाल्ब पाए जाते हैं जो ब्लड को वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं। यदि एक बार फिर से हम लोग चित्र देखें तो यहां हम चित्र में आपको समझा दें कि यदि ये ब्लड की सप्लाई इधर चली गई तो ये जो ओवर प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये बाल्ब इस ब्लड को अब वापसी फिर से वेंट्रिकल में नहीं आने देते। तो बिल्कुल बाल्ब का बिल्कुल फिटिंग जो है बिल्कुल सही सलामत होती है। यदि फिटिंग में थोड़ा भी अंतर हो जाए तो हमारे हार्ट संकट में आ जाएगा। तो ये हार्ट की फिटिंग होती है। अंतिम पॉइंट लिख करके फिर एमसीक्यू सेशन पर चलते हैं। 16वां पॉइंट,
16वां पॉइंट ये है कि धमनी, ये ब्लड गया कहाँ, यानी धमनी कोशिकाओं से या सेल्स से शुद्ध रक्त का प्रवाह, शुद्ध ब्लड का प्रवाह रक्त कोशिकाओं में होता है, जहां से यह ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक, ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचता है। तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट होती है। कैसे आता है, कैसे शुद्ध होता है, कैसे फिर शुद्ध आता है, ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी। जो पीएससी वाले बच्चे हैं वो इसका ध्यान रखें कि इस पर एक 200 शब्द का एक नोट्स तैयार करें, और जब 200 शब्द हो जाएं तो इसको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमें लिख करके भेजें। अब हम सीधा एमसीक्यू सेशन की ओर चलते हैं और आपसे वो महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आप बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों यानी बाल्स पर, दीवार पर, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पीएनएसटी में पूछा। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या हार्ट की, बी ऑप्शन दे रहे हैं वेंस की, सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्टरीज की, यानी धमनियों की, सिराओं की, हृदय की, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कैपिलरीज की या केशिकाओं की। किनकी भित्तियों पर ब्लड द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये है सवाल। दूसरा सवाल, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बी ऑप्शन दे रहे हैं बदलता रहता है, सी ऑप्शन दे रहे हैं उतना ही रहता है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बढ़ जाता है। सोच समझ करके जवाब कीजिएगा।
कई परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया कि जब एक व्यक्ति सयाना हो जाए तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा, घटेगा, बदलेगा, उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल था। आइए तीसरे सवाल पर बात करते हैं। तीसरा सवाल है, एक किशोर मनुष्य में ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं 120/80 mmHg पारे के दाब के बराबर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 160/95। एक जवान की बात कर रहे हैं, एक किशोर का मतलब जवान आदमी। एक किशोर मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है? mmHg। सी ऑप्शन दे रहे हैं 130/90 mmHg और डी ऑप्शन दे रहे हैं 80/120 mmHg। सही जवाब दीजिएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको बीपी नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बैरोमीटर है? यह भी सवाल पीएनएसटी में, नीट में, एसएससी में, रेलवे में, सब में पूछा गया। बैरोमीटर है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्फिग्नोमीटर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि नन है। इसमें से कोई जवाब सही नहीं है। ये था हमारा चौथा सवाल। पांचवें सवाल पर आइए। अधिरक्त स्राव, ध्यान से समझिएगा, अधिरक्त स्राव, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको हीमोफीलिया पढ़ें। हीमोफीलिया है, क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, जनित रोग है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वायरस जनित रोग है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रदूषण जनित रोग है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह हेरेडिटिकल आनुवांशिक विकार से जुड़ा हुआ रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? क्या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, प्रदूषण के द्वारा होता है, कि पेरेंट्स से आता है, आनुवांशिक विकार है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन से होता है? ऐसा सोच समझकर जवाब कीजिएगा। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव रुधिर में यानी ह्यूमन
ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पीएनएसटी का सवाल, मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? यदि आपने पढ़ा होगा ब्लड के संरचना के बारे में, उपस्थिति के बारे में, तो जवाब बनेगा ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बताइए। क्या कोलेस्ट्रॉल का स्तर 80 से 120 mg पर लीटर है? दूसरा 120 140 mg DL है। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं क्या 140 से 180 mg DL है? और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं क्या 180 से 200 mg DL है? ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है यह आपको बताना है। 80 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 180 है या 180 से 200 है। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव हृदय का कौन सा भाग, मानव हार्ट का कौन सा भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सोच लीजिएगा, चित्र याद कर लीजिएगा, अभी पढ़ाया है, ब्लड को महाधमनी में यानी एओर्टा में, महाधमनी में तथा बॉडी के संपूर्ण शरीर में, बॉडी के संपूर्ण भाग में भेजता है। अच्छा सवाल है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह राइट आर्किल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लेफ्ट आर्किल है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह राइट वेंट्रिकल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लेफ्ट वेंट्रिकल है? कौन सा भाग है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और महाधमनी तथा बॉडी के संपूर्ण भाग को सप्लाई करेगा? 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, वयस्क मतलब आप, वयस्क व्यक्ति की धड़कन, दर क्या होती है? धड़कन दर क्या होती है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, वयस्क व्यक्ति की धड़कन दर अभी पढ़ाया है, प्रति मिनट 50 से 60 बार प्रति मिनट। बी ऑप्शन दे रहे हैं 70 से 80 बार प्रति घंटा। सी ऑप्शन दे रहे हैं 70 से 80 बार प्रति मिनट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 70 से 80 बार वयस्क व्यक्ति के धड़कन की दर आपको बताना है। 50 से 60 बार पर मिनट, 70 से 80 बार प्रति घंटा, 70 से 80 बार
पर मिनट और 70 से 80 बार, सिर्फ कोई घंटा और मिनट का यूनिट इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आपने लेक्चर को सही ढंग से सुना है पहले तो जवाब तुरंत बनेगा। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। यदि ह्यूमन का ब्लड, बड़ा बढ़िया सवाल पीएनएसटी ने पूछा है कि ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय यानी एसिडिक, यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? यदि ब्लड में अम्लीयता बढ़ जाए, एसिडिटी हो जाए तो क्या होगा? ए ऑप्शन दे रहे हैं, सोच समझ कर जवाब कीजिएगा। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी। बी ऑप्शन दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, आरबीसी की गणना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, आरबीसी की गणना घट जाएगी। सही जवाब पर टिक कीजिएगा और हमें बताइएगा। एक लंबी प्रक्रिया है, अभी डिस्कस किया है, थ्योरी के पहले स्टेप पर डिस्कस किया है कि यदि ह्यूमन ब्लड में यदि अम्लीयता हो जाए तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटेगी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ेगी, आरबीसी की गणना बढ़ेगी, आरबीसी की गणना घटेगी। बच्चों 10 सवाल और हैं, फटाफट कर लेते हैं। 10वां सवाल, रुधिर परिसंचरण तंत्र या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, ये तो पक्का है कि आपको याद होगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, एड्रियास बैसेलियस, एड्रियास बैसेलियस। बी ऑप्शन दे रहे हैं, विलियम हार्वे। सी ऑप्शन दे रहे हैं, रॉबर्ट हुक। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक आपको बताना है, एड्रियस बैसिलमस हैं, विलियम हार्वे हैं, रॉबर्ट हुक हैं या रॉबर्ट ब्राउन हैं। 11वां सवाल, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में या ह्यूमन ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या क्या होनी चाहिए? यह हमारा 11वां सवाल है। अब आपको बताना है टोटल ब्लड काउंट, इसमें टोटल ब्लड प्लेटलेट्स काउंट इन ह्यूमन ब्लड। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं 30,000। आप पैथोलॉजी कराने जानते हो, पैथोलॉजी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा करो, नॉर्मल रेंज लिखी रहती है, वहां से ये सवाल हमने उठाया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 30,000 से अधिक।
बी ऑप्शन दे रहे हैं 2 लाख से अधिक। कितनी शून्य होगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं 80,000 से अधिक। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 10,000 से अधिक। ह्यूमन ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या क्या होनी चाहिए, यह सवाल है। सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। 12वां सवाल। 2 सूची हम आपको दे रहे हैं। सूची नंबर 1, सूची फर्स्ट, और सूची यूपीएससी का सवाल है ये, सूची 2। इसमें ए बी सी डी डाल दें और इधर 1 2 3 4 डाल दें। 1 2 3 4। अब आपको मैच करना है। सही मैच आपको बताना है। ए पर डाल रहे हैं हार्ट यानी हृदय, बी पर डाल रहे हैं धमनी, सी पर डाल रहे हैं सिराएं यानी वेंस, और डी पर डाल रहे हैं कोशिकाएं। या इसको कैपिलरीज, हिंदी में इसको केशिका कहते हैं, केशिकाएं। इधर डाल रहे हैं धमनी तथा सिरा में रक्त का, धमनी तथा सिरा में रक्त का मिलन। रक्त को शरीर से हृदय तक, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। ब्लड को होल बॉडी में पहुंचाना। और डी लिख रहे हैं रक्त को यानी ब्लड को हृदय के अंगों तक, सोच लीजिएगा, हृदय के अंगों तक पहुंचाना। अब इसका सही जोड़ कौन सा होगा ये हम लिखे देते हैं। इधर लिख रहे हैं ए बी सी और डी, इधर लिखे दे रहे हैं ए बी सी और डी। अब इसमें से आपको कौन सा सही है ये बताना है। इधर हम लिख रहे हैं 3 4 2 1, ये एक ऑप्शन हुआ। बी में 4 1 2 3, 4 1 2 3। सी में लिख रहे हैं 2 3 4 1, और डी में लिख रहे हैं 1 2 3 4। इसमें से जो ऑप्शन सही हो, जो मिलान खा रहा हो, उसका सही जवाब कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। 13वां सवाल। एक और ही ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा है, नीट ने भी इसको सवाल को पूछा है। लिखा उसने सुमेलित कीजिए। उसने इधर भी 4 ऑप्शन लिखे, ए बी सी और डी। इधर कर दिया उसने 1 2 3 4। एक पहली सूची बना दी, ये दूसरी सूची बना दी। पहली सूची में लिखा ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जिसको कहते हैं। बी पर लिखा एल्ब्यूमिन, सी पर लिखा
ग्लोब्यूलिन, और डी पर लिखा फाइब्रिनोजेन। ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। इधर ऑप्शन में लिखा ब्लड कोगुलेशन, यानी रक्त का थक्का बनना, प्रोटेक्शन फ्रॉम, दूसरे में संक्रामक रोगों से रक्षा करना, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, और चौथे में लिख रहे हैं ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर स्थापित करना। इसमें जो सही जोड़ी हो उसका मिलान कीजिएगा। इधर हम डाले दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। इधर हम सही ऑप्शन लिखते हैं ए, बी, सी, डी। यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। बी में लिख रहे हैं 3 2 4 3, 3 2 4 3। सी में लिख रहे हैं 3 4 2 1, और डी में लिख रहे हैं 4 3 1 2। इसमें जो सही हो उसे आप टिक कीजिए, और हमारे उत्तर थोड़ी देर में, जैसे ही 19वें सवाल पर पहुंचेंगे, उत्तर बताना शुरू करेंगे। इंतजार कीजिएगा कितने सवाल आपसे बने। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में निम्न में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? ए ऑप्शन दे रहे हैं हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोच विचार कर जवाब कीजिएगा, जल्दी में करेंगे, गलत होगा। हार्ट, और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं तथा लिम्फ वेसल्स, लसीका वाहिकाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताना है, सोच, जब आप थ्योरी इसकी पढ़े होंगे तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन से हैं। बहुत सारे बच्चे 14वें सवाल में गड़बड़ करेंगे। 15वां सवाल, धमनियों में या आर्टरीज में। धमनियों में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, वेन्स की तुलना में होता है। क्या होता है साहब? कम होता है। बी ऑप्शन है अधिक होता है। सी ऑप्शन दिया कभी कम कभी ज्यादा है, और डी ऑप्शन दिया
इनमें से कोई नहीं। आर्टरीज में रक्त दाब, देखिए ब्लड की सप्लाई होती है, तो ब्लड की सप्लाई में प्रेशर बनता है तभी ब्लड की सप्लाई होती है। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर वेन्स की तुलना में होगा कम, अधिक, कभी कम कभी ज़्यादा या नन। 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। रक्त में प्रोटीन की, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी है? लगभग बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये 11% है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 8% है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 13% है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 21% है? सही परसेंट पर टिक लगाइएगा। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं हैं, ब्लड की सेल्स नहीं है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रेड सेल्स? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या व्हाइट सेल्स? क्या लीवर सेल? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या प्लेटलेट्स? निम्न में कौन सी सेल ब्लड की सेल नहीं है? ये 17वें सवाल में बताना है। 18वां सवाल बच्चों, सिर्फ 2 सवाल और बचे। बीटा ब्लॉकर, यूपीएससी का सवाल, नीट का भी सवाल। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, एक दवाई है, किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए? बीटा ब्लॉकर किसको बचाती है? क्या हृदयाघात को, हार्ट अटैक को? अक्सर इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड को? तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या डायबिटीज को? और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं नन, इसमें से कोई नहीं। एक दवाई है बीटा ब्लॉकर, इसका किस में उपयोग होता है? ये सवाल हमने 18वें में पूछा। क्या हृदयाघात को, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड को, क्या डायबिटीज को, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ग्लोबिन का विघटन हो, ग्लोबिन का विघटन यानी टूट जाए, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में, किस तत्व के रूप में होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फास्फोरस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कैल्शियम है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एमिनो एसिड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह आयरन एलिमेंट है या एफ ही है? ग्लोबिन टूटता है तो किस तत्व के रूप में होता है? यह सवाल हमने पूछा। इसका सही जवाब आपको पता है तो आप बता सकते हैं।
नहीं तो अब चलते हैं सीधे पहले सवाल पर, जहां हम आपसे सही उत्तर बताएंगे। पहला सवाल था हमारा निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर ब्लड द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको याद होगा धमनी यानी आर्टरी से। इसका सही जवाब होगा धमनी। आप अपना चेक करते जाइएगा टोटल कितने जवाब आपसे बने। इसको लास्ट के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए कि टोटल 19 सवाल थे। सही सवालों का हमने इतना जवाब दिया तो हमें अंदाजा लगेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरा सवाल हमने पूछा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब का क्या होता है। तो याद रखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लड प्रेशर घटता चला जाएगा। तीसरा सवाल, एक किशोर मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आपको याद होगा अभी इसमें थोड़ी बहुत WHO वृद्धि करने जा रहा है। अभी फिलहाल आपका सही जवाब 120/80 होगा। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब स्फिग्नोमैनोमीटर है। इसका सही जवाब सी होगा। 5वां सवाल, हीमोफीलिया न तो जीवाणु से फैलता है, न वायरस से फैलता है, न प्रदूषण से फैलता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर। 6वां सवाल, ये सामान्य स्तर ह्यूमन ब्लड में होना चाहिए 140-180 mg/dl। पढ़ लीजिएगा इसको। 7वां सवाल, मानव हार्ट का कौन सा भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महाधमनी ब्लड के संपूर्ण भाग में भेजता है। तो ये संपूर्ण भाग में भेजने की जिम्मेदारी किसकी है। राइट आर्टरी। ये पढ़ाया भी है अभी। राइट आर्टरी इसका सही जवाब है। वयस्क व्यक्ति के धड़कन की दर कितनी होनी चाहिए। तो प्रति मिनट 70 से 80 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। 70 से 80 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। अगला सवाल है, ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी। आप तर्क से उत्तर लगाइएगा। थ्योरी हमने पढ़ाया है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आपको याद होगा विलियम हार्वे सबसे पहले वैज्ञानिक थे। ह्यूमन ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या क्या होनी चाहिए। तो ये याद कर लीजिएगा 2 लाख से अधिक प्लेटलेट्स होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे तो इसका सही जवाब होगा A 3 4 2 1। ये सही जवाब होगा, आप मिला लीजिएगा। 13वां सवाल हमारा था, परिसंचरण तंत्र में कौन से सम्मिलित हैं। 13वां सवाल है, सुमेलित कीजिए। इसमें से सही जवाब होगा A B C D। इसका C जवाब सही होगा, आप मिलाइएगा। तो C जो है ग्लोबुलिन ब्लड कोagulation से जुड़ेगा। C A से जुड़ेगा। आप मिलाइएगा। C हल्के पीले रंग का पदार्थ। सर्कुलेटरी सिस्टम निम्न में से कौन सम्मिलित है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हार्ट शामिल होता है, बाकी नहीं शामिल होते। ये याद रखिएगा। 14वां सवाल, सिर्फ हृदय का संबंध होता है। 15वां सवाल था हमारा, आर्टरीज में रक्त दबाव वेंस की तुलना में अधिक होता है कम होता है। याद रखिएगा आर्टरीज में अधिक होता है। 16वां सवाल था, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होगी। तो ब्लड में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8% होती है। इस थ्योरी को भी पढ़िएगा। निम्न में कौन से सेल ब्लड की सेल्स नहीं है। तो आपको पक्का है रेड ब्लड होती है, व्हाइट ब्लड होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, सिर्फ लीवर सेल नहीं होती। 18वां सवाल, बीटा ब्लॉकर एक दवाई है जिसको हृदयाघात से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अंतिम सवाल, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है। तो याद रखिएगा ग्लोबिन टूटता है तो एमिनो एसिड बनते हैं, इसकी भी रासायनिक क्रिया है। तो ये 19वें सवाल का सही जवाब हुआ।
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई है। अब सेशन को यहीं रोकना होगा। हमारा यह सेशन शाम को 5 बजे हमेशा की तरह लाइव होगा। अब अगला सेशन जो है कल के गैप के बाद परसों आएगा, एक नए सिस्टम के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो बच्चों, कैसा रहा सेशन ये ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।